अपने नए टॉपिक को लेके नए शो में नए एपिसोड में आज बात कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कोल्ड वॉर को लेके बात हो रही है। आज हम बात करने वाले हैं कोल्ड वॉर एग्जैक्टली होती क्या है और किन के बीच में ये लड़ी जाती है और इसमें क्या प्रोसीजर रहते हैं। सो गाइज बने रहें वीडियो के साथ। तो आज आपको पूरी डिटेल्स के साथ हम बताने वाले हैं कि अमेरिका और रशिया जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेशंस यानी कि दोनों ही हैं, तो दोनों में से जब हम बात करें तो दोनों वेपन्स के मामले में पावरफुल नेशंस हैं। और आप भी जानते हैं रशिया और अमेरिका हमेशा आमने सामने आपको देखने को मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो बहुत दफा आपने न्यूज में या यूट्यूब में या बड़ी जगह आपने देखा होगा कि शीत युद्ध चल रहा है, कोल्ड वॉर हो रही है। देखने में तो कहीं भी टैंक मिसाइल तो ऐसे कुछ चलते हुए दिखती ही नहीं है। तो ये कोल्ड वॉर एग्जैक्टली होता क्या है, क्यों ये अमेरिका और रशिया के दोनों के बीच में एक पार्ट बन जाता है और क्यों ऐसा होता है कि इसका बहुत सारा लॉसेस जो होता है वो दूसरे नेशंस को देखने को मिलता है। तो गाइस इसी को लेके आज हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि 1945 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो उसके बाद एक कोल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हो चुकी। उसके बाद अमेरिका और रशिया में कोल्ड वॉर चलती रही और इनिशियल स्टेज में स्टेप बाय स्टेप वो जो है कहां कंट्री में कैसे कैसे रही उसके बारे में हम इसको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे। सो गाइस बने रहें इस वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और साथ ही साथ हमने 1000 एमसीक्यू जनवरी 2022 दिसंबर 2020 की एक सीरीज चलाई है जिसमें हम 11 पार्ट्स आपको प्रोवाइड करवाएंगे। नियर बाय 1000 एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशंस आपको प्रोवाइड करवाएंगे। आई होप आप उसको भी जरूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस बात स्टार्ट होती है यहाँ पे 1945 से, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का खत्म हुआ तो उस टाइम पे सब वर्ल्ड के आगे एक प्रॉब्लम आ गई कि अमेरिका कहता था कि पावरफुल नेशन जो है वो अमेरिका है, जबकि रशिया की बात करें तो रशिया अपने आप को एक पावरफुल नेशन की तरह दिखाता रहा। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही एक कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई। और कोल्ड वॉर का अगर हम बात करें तो गाइस कोल्ड वॉर यहाँ पे मतलब निकल के आता है जहां पे क्या है कि शीत युद्ध की तरह यानी कि वेपन्स के साथ लड़ाई नहीं की जाएगी, यानी कि बात की जाएगी कि आप किसके साथ हैं। जो कंट्री अमेरिका के साथ होगी तो रशिया उसको हेट करना शुरू कर देगा, उसको कोई भी हेल्प या फाइनेंशियल एड या किसी भी तरह की चीज नहीं देगा। और जो रशिया के साथ कंट्री खड़ी होगी अमेरिका उसको सपोर्ट नहीं करेगा। सो गाइस यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि ये जो कोल्ड वॉर होती है जिसको हम शीत युद्ध कहते हैं, ये कोई वेपन के साथ नहीं लड़ा जाता, ये लड़ा जाता है कुछ इस तरह से जिसको हम सपोर्ट ना करें। ये तो ऐसी ही बात है कि जैसे आपकी क्लास में आपके फ्रेंड सर्कल में आपका फ्रेंड उस दोस्त को बुलाता है जिसे आप पसंद नहीं करते, वो उसका फ्रेंड है, तो नेचुरली इसका इंपैक्ट जो होगा वो आप दोनों के रिलेशन पे डायरेक्टली देखने को मिलेगा। ये तो नहीं है कि आप उसको मारना शुरू कर देंगे, बट हाँ आपकी जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं आपके दोस्त को जरूर देखने को मिलेगी। सो इसी तरह से अगर एग्जांपल के तौर पे बात करें तो हमारे जो अमेरिका था, अमेरिका को सपोर्ट करता था कोलंबिया, और रशिया जो था कोलंबिया को डायरेक्टली कोई भी फाइनेंशियल एड या कुछ भी इस तरह से देने से पीछे हटता है। यानी कि कभी भी कोई प्रॉब्लम होगी कोलंबिया में तो रशिया खुल के सामने नहीं आएगा क्योंकि उसको लगा कि वो रशिया का सपोर्टर है। सो गाइस यहीं से बात निकल के आती है। अगर हम बात करें यहाँ पे रशिया की तो यहाँ पे पहले रशिया और अमेरिका ने अलग अलग टाइप के वर्ड्स बना लिए। जो अमेरिका ने कहा कि जो मेरे साथ है वो वर्ल्ड पार्ट 1 या ऐसे कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड में आएंगे। रशिया ने कहा जो मेरे साथ होंगे वो सेकंड वर्ल्ड के काउंट होंगे। तो अब बात यहाँ पे निकल के आती है कि जो इंडिया था वो किसकी तरफ जाता। तो इंडिया ने ना ही अमेरिका का साथ दिया और ना ही उसने रशिया का साथ दिया। तो उनका ऐसा एक मूवमेंट बनाया गया जिसे हम NAM यानी नेम से जानते हैं, नॉन अलाइंड मूवमेंट। ये एक ऐसा मूवमेंट था जो ना रशिया के साथ था ना अमेरिका के साथ था। इन दोनों के निकल के जो इन दोनों को सपोर्ट नहीं करता था, इसके बीच में निकला नैम। अब नैम इंडिया जो था हमारे नैम का पार्ट था। अब बात करें अमेरिका और रशिया को लेके तो गाइस अमेरिका और रशिया की अगर बात यहाँ पे करें तो रशिया एक ज्योग्राफिकली लोकेशन पे, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ज्योग्राफिकली लोकेशंस के हिसाब से यहाँ पे इतनी दूर की लड़ाई लड़ने के लिए अमेरिका के साथ उसको नेवी पे मोस्टली डिपेंडेंट है। जब भी अगर लड़ाई होती है ना दूर डिस्टेंस, इंडिया पाकिस्तान के तो हम तो फ्लाइटर जेट से या प्लेन से ही हम लड़ाई कर लें, कोई इशू नहीं आएगा।
बट अब रशिया और अमेरिका की अगर बात करें तो अगर एयरक्राफ्ट यहाँ पे यूज किए जाएंगे तो नियर बाय 8 घंटे लगेंगे रशिया से अमेरिका तक पहुंचने। अब आप खुद सोच के देख सकते हैं कि अगर सपोज रशिया से कोई फाइटर जेट उड़ता है और 8 घंटे के बाद जो अमेरिका पहुंचेगा तो वो इतना थक चुका होगा, वो लड़ाई करेगा या अपनी थकावट दूर करेगा। तो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा हेल्पफुल करती है नेवी। तो नेवी के पास क्या होता था कि सारी की सारी सेना को आप जहाज में डाल दें और समुद्र के रास्ते आप अमेरिका तक पहुंचा दो, जैसे ही वो अमेरिका के पास पहुंचेगा वहां से वो धावा लगा सकते थे अमेरिका पे। बट यहाँ पे रशिया को एक प्रॉब्लम आना शुरू हो गई कि रशिया का एक जो ऊपर वाला पोर्शन है जहां से समुद्र का एरिया जहां पे जाएगा, वहां से प्रॉब्लम ये आ गई कि वहां पे सर्दी के टाइम पे सारे के सारे जो समुद्र था वो बर्फ बन जाता है, यानी कि टुंड्रा रीजन्स है जहां पे बर्फ और स्नोफॉल कवर कर लेती है। तो वहां पे दिक्कत थी, वहां से ये स्नो को या अपने जहाजों को लेके नहीं जा सकता था। सो इसके लिए अब रशिया के पास ऑप्शन था कि वो दूसरे रूट से, जैसे कि ये देख रहे हैं आप, तो ये दूसरे रूट से एक लंबा रूट को ऑप्ट करके वो जो था अमेरिका तक पहुंचता और अमेरिका को यहां से जो था फाइट या झगड़ युद्ध जो भी होता वो कर सकता था। अब यहाँ पे अमेरिका के फेवर में एक पॉइंट था ज्योग्राफिकली कि यहाँ पे तो कोई ठंड वाला सीजन नहीं था, यहाँ पे तो समुद्र में कोई स्नो जमती नहीं है। तो अमेरिका जो है रशिया के नियर बाय यहां तक देखें तो यहां तक इजीली वो पहुंच सकता था और यहां पहुंचने के बाद वो इजीली रशिया पे वॉर या कुछ भी ऐसे सिस्टम्स कर सकता था। तो अब यहाँ पे एक दिक्कत ये आने लगी कि अब रशिया जो था एक लॉन्ग रूट के थ्रू आता था। तो अमेरिका ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे अमेरिका ने हेल्प लेना चाहिए दूसरे नेशंस की, और सबसे पहले अगर बात करें तो इसने हेल्प ली श्रीलंका से। तो श्रीलंका के अगर यहाँ पे बात करें तो गाइस उन्होंने श्रीलंका का एक पोर्ट, जहां पे हम बात करें इस पोर्ट की, तो श्रीलंका के एक पोर्ट पे जो साउथ साइड था तो उसमें एक पोर्ट पे ले लिया, कब्जा कर लिया। कब्जा भी नहीं किया उन्होंने, क्या किया श्रीलंका से हाथ मिला लिया। अमेरिका ने कहा कि एक काम करते भाई कि मैं तुम्हारे यहाँ पे फाइनेंशियल एड देता हूँ, यहाँ पे रेलवे नेटवर्क इंटरनेट सारी चीजें जो है हम आपको प्रोवाइड करेंगे, अच्छी से अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाएंगे, सारा का सारा जहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है वो हम आपको प्रोवाइड करते। तो तुमने करना क्या है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे हम्बरटोटा पे पोर्ट जो है, तो हम्बरटोटा पोर्ट पे मुझे रेडार और ट्रांसमीटर सेट करने दे। अब यहाँ पे श्रीलंका तो छोटी सी कंट्री, उसमें से आगे इतनी तो मेरी जीडीपी और इकोनॉमी स्ट्रांग है नहीं है, तो अगर बाहर से कोई हेल्प कर रहा है और मुझे क्या देना है, छोटा सा एक हम्बरटोटा का एक पोर्ट ही तो देना है। तो पोर्ट पे वो अपनी ट्रांसमीटर लगा देगा, अपने रेडार लगा देगा, तो मुझे बेनिफिट ही बेनिफिट है, उसने कहा लगा लो। अब हुआ यूं कि जब श्रीलंका के जो उसने बिल्कुल साउथ कोस्ट पोर्ट पे हम्बरटोटा पे उसने ट्रांसमीटर फिट कर दिए, तो यहां से एक रेडार के थ्रू अब अमेरिका को सर्दी के टाइम पे ये पता चलने लग गया कि यहां से कौन से रशिया के जहाज जो हैं वो निकल रहे हैं। और जब उसको ये पता चल जाएगा कि रशिया के जहाज यहां से जाने वाले हैं, तो वो अगर देखा जाए तो यहां पे आके अपने ऑलरेडी पहले ही सारे जहाज जो है वो सेटअप कर सकता है। यानी कि वो क्या करेगा, अपने अमेरिका से पहले ही रशिया के जहाज अमेरिका तक पहुंचे, इससे पहले ही वो क्या करेगा, वॉर स्टार्ट कर सकता है या अपने आप को डिफेंड कर सकता था। और इसका सारा काम कर रहा था श्रीलंका का जो हम्बरटोटा पोर्ट था, वहां पे लगे हुए ट्रांसमीटर। अब ये सिरदर्दी बन गई थी किसके लिए, रशिया के लिए। अब रशिया ये जानता था कि सर्दी के टाइम पे मैं ऊपर से जा नहीं सकता क्योंकि स्नो से कवर्ड है मेरा सारा का सारा समुद्र, और नीचे से जाऊंगा तो यहाँ श्रीलंका पे क्या था, हम्बरटोटा पे इसके ट्रांसमीटर रेडार लगे हैं। तो इस केस में उसने क्या किया, भारत से मदद मांगी, इंडिया को कहा कि भाई एक काम सुन कि मुझे थोड़ी तेरी हेल्प चाहिए, तो तू एक काम कर, यहाँ से हम्बरटोटा का जो पोर्ट पे रेडार और ट्रांसमीटर जो यूएसए ने बनाए हैं उसको निकाल दे। अब इस केस में इंडिया ने रशिया को सपोर्ट किया। अब किस तरह से किया, यहाँ पे अगर देखें इंडिया के मैप पे तो इंडिया और श्रीलंका का जो देखें तो बिल्कुल साथ में है, और जो मोस्टली अगर आप बात करें तो श्रीलंका में जो था तमिलनाडु की बहुत सारी पॉपुलेशन जो थी वो रिजाइड करती थी। अब इंडिया ने क्या किया, एक नया ग्रुप लॉन्च किया जिसका नाम आप जानते हैं LTTE, ठीक है। तो उसने क्या किया, एक ऐसा आतंकवादी टाइप एक ग्रुप स्टार्ट कर दिया और उनको भेज दिया श्रीलंका में। LTTE की बात करें तो ये था लिबरलाइजेशन टाइगर तमिल इलम। तो ये एक ऐसा संगठन बना जो कि श्रीलंका में जाके अपने आप को वहां का बताता था और कहता था कि नहीं हमें भी यहाँ पे राइट चाहिए, हमें भी यहाँ पे हिस्सा चाहिए, हमारी मेजोरिटी भी श्रीलंका में है, तो आप क्या करो श्रीलंका को दो हिस्सों में बांटो, एक बांट दो ऊपर नॉर्थ का, एक बांट दो साउथ का, नॉर्थ रख ले श्रीलंका और साउथ वाला ले लेंगे LTTE वाले। अब यहां से होता क्या, अगर LTTE कब्जा इस पे कर लेता तो नेचुरली हम्बरटोटा का जो पोर्ट था जहां पे यूएसए ने रेडार लगाए थे वो हटाने पड़ते। तो अब श्रीलंका ये चीज समझ चुका था कि अगर मुझे LTTE से लड़ाई करनी है
तो मेरे पास इतने वेपन्स नहीं है, और इंडिया उसको बैक पूरी की पूरी सपोर्ट कर रहा है। तो इंडिया ने एलटीटी वालों को बोला भैया तुम युद्ध करो, वहां पे झगड़ा करो, हर चीज करो, वेपन्स जो है हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। और वहां पे एलटीटी के जो संगठन थे उन्होंने काफी ज्यादा श्रीलंकन के बीच में लड़ाई लगवाई, और नियर बाय लाखों लोग जो थे श्रीलंका में मारे गए। अब श्रीलंका को फाइनली ये चीज समझ आ चुकी थी कि ये सारा का सारा जो गाड़ बाट हो रही है, ये जो एलटीटी ग्रुप चाहता है, वो यही दिक्कत आ रही है कि यूएसए के रेडार जो हमने हम्बरटोटा पे लगाए हैं, इसको रिमूव करने के लिए। तो अब इसको रिमूव करने के लिए गया श्रीलंका, और इसने कहा भैया अमेरिका देख तू अपने ये जो रेडार है ये उठा ले, मुझे नहीं चाहिए, छोटा सा देश है, वो भी मार काट करके आधा हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा। तो यहाँ से इसका उठ गया। अब यहाँ पे अमेरिका को सबसे ज्यादा डिफीट हुई, और इंडिया जो था रशिया के साथ अच्छे संबंध में आ गया, और रशिया ने तब बोला इंडिया को कि अगर कहीं मदद चाहिए होगी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बट इंडिया ने यहाँ पे ये चीज की कि जो एलटीटीई संगठन या आतंकवादी जो ग्रुप बनाए थे उनको श्रीलंका में ही खत्म कर दिया, यानी कि उसको पूरा का पूरा खत्म कर दिया। अब जब वो खत्म हुए तो एलटीटी वाले गुस्सा हो गए इस चीज के कि जब तुम्हें हमारी जरूरत थी, तुमने हमें श्रीलंका भेजा, वेपन दिए, सब कुछ प्रोवाइड करवाया। उस टाइम पे इंदिरा गांधी जो थी देश के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने क्या किया कि एलटीटी संगठन को खत्म करवा दिया। अब एलटीटी वाले बदले में थे, तो इसकी कीमत भारत को चुकानी पड़ी कि जो इंदिरा गांधी के जो बेटे थे, जो श्री राजीव गांधी थे, उन्होंने उनको मार दिया। तो एलटीटी ऑर्गेनाइजेशंस ने राजीव गांधी की हत्या करवा दी इस गुस्से से कि आपने हमें धोखा दिया, और एलटीटी संगठन जो था वो उस टाइम पे खत्म कर दिया गया। अब अमेरिका के सामने प्रॉब्लम ये थी कि अगर अब श्रीलंका तो उसको सपोर्ट करेगा नहीं, तो उसने क्या किया, अब नेक्स्ट टारगेट जो रखा वो किसको रखा, नेपाल को। क्योंकि अब इंडिया जो था अमेरिका का दुश्मन बन चुका था, और यही रीजन था। आप 1990 से पहले अगर देख लें तो कोई भी आपको नहीं दिखेगा जैसे कि अमेरिका के साथ इंडिया के कोई अच्छे संबंध हो। लेटर ऑन वो बने हैं, तो कैसे बने उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब अमेरिका के लिए इंडिया भी एक दुश्मन था और रशिया उसका दुश्मन था। तो उसने क्या किया कि उसने कहा कि चाइना के साथ उसके अच्छे संबंध नहीं, तो उसने नेपाल को कवर अप किया। और नेपाल में दिक्कत ये थी कि वहां पे बहुत सारे लोगों की आंखें खराब होती थी ड्यू टू द एनवायरमेंट कंडीशंस। वहां का एटमॉस्फेयर, वहां की जलवायु ऐसी थी कि वहां के लोगों की आंखें खराब होती थी, और वो इतना इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं था कि वो अपने लोगों को कवर अप करता, इतने हॉस्पिटल, इतनी मेडिसिन, इतनी सारी इक्विपमेंट्स हैं, वो भी चीजें थी वो प्रोवाइड करवा पाता। सो इस केस में बेनिफिट लिया अमेरिका ने। तो अब अमेरिका ने क्या किया कि नेपाल में आके बहुत सारे डॉक्टर्स, लाखों रुपया दिया, मेडिसिन दी, हॉस्पिटल्स खोले। तो अब अमेरिका की ये जो हेल्प थी वो नेपाल को समझ नहीं आई। अब नेपाल ने उससे पूछा कि भाई इतनी मदद मेरी क्यों की जा रही है, क्या रीजन है कि मेरी इतनी मदद की जा रही है। तो उसने इस चीज को बताया कि ये जो आपकी मदद की जा रही है इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है कि मैं यहाँ पे एयरपोर्ट बनाना चाहता हूँ। क्योंकि अमेरिका जानता था कि अगर नेपाल में एयरपोर्ट बनेगा तो गाइस वहां से एयरक्राफ्ट जो है वो नियर बाय 4 किलोमीटर के डिस्टेंस, 4 घंटे की ट्रैवलिंग थी, 40 मिनट में, सॉरी 4 घंटे नहीं 40 मिनट में जो था वो रशिया पहुंच जाता वहां से। तो मुझे यहाँ पे क्या करने थे, एयरपोर्ट खोलने दे। अब जैसे ही एयरपोर्ट खुला तो यहाँ पे दिक्कत क्या आ गई कि यहाँ पे खतरा हो गया चाइना को। अब चाइना ये चीज समझ गया था कि इससे मेरे को खतरा हो जाएगा, अगर अमेरिका नियर बाय आ गया तो ये मेरे एरियाज को भी कवर अप कर सकता है, और यहाँ से हो गया इंडिया को भी खतरा। तो अब चाइना ने क्या किया, वही पॉलिसी ऑप्ट की जो इंडिया ने की थी एलटीटीई के टाइम पे। तो चाइना ने क्या किया, वहां से जो वहां पे जो माओ था, माओ जो थे वहां के शासक थे, उन्होंने क्या किया, माओवादी जो थे वो संगठन बनाया, और जो एलटीटी की तरह ही उन्होंने चाइना वालों ने नेपाल में उनको भेज दिया। अगर यहाँ पे नेपाल की बात करें तो नेपाल में यहाँ पे क्या हो गया कि चाइना के जो वहां के माओ जो थे वो किंग थे उस टाइम पे, और माओ ने क्या किया, वहां पे जब नेपाल में माओवादी भेजे तो अब वहां पे भी मारधाड़ शुरू हो गई नेपाल के बीच में। अब यहाँ पे दिक्कत ये थी कि जो माओवादी थे अब वो नेपाल के लोगों को मार रहे थे, और बहुत सारे लाखों लोगों के मरने के बाद जब नेपाल को ये चीज समझ आई कि इन सब के पीछे क्या रीजंस है, क्यों ये झगड़ा हो रहा है, तो उसने अमेरिका को सिंपली कहा भैया एक काम सुनो, मेरा छोटा सा देश है और मैं इसको गंवाना नहीं चाहता। क्योंकि नेपाल में जो शासन था, जो किंग थे वो जो थे वो नहीं चाहते थे कि ये जो गवर्नमेंट है वो मतलब कि हमारी गद्दी को कवर अप करे, यानी कि वहां पे राजा का शासन रहे, डेमोक्रेसी रूल ना बने, यहाँ पे ये चीजें ना हो। और शायद आपने हिस्ट्री में भी देखा होगा कि नेपाल में काफी ज्यादा वॉर हुई थी, तो वो ड्यूरिंग दैट टाइम माओवादी के टाइम पे ये सब कुछ हुआ, और राजा नहीं चाहता था कि ये गद्दी जो है हमारे हाथ से जाके कुछ लोगों के हाथ में या गवर्नमेंट के बन के वो हमसे ये छीन ले। बट उसको ये चीज समझ आ चुकी थी कि ये सारा खेल जो किया जा रहा है जस्ट सिमिलर एज एलटीटीई की तरह ही ये जो है चाइना हमसे कर रहा है, और इसका रीजन है कि जो अमेरिका को हमने यहाँ पे बेसमेंट बनाने की परमिशन दी।
अब नेपाल ने भी ये किया कि अमेरिका को बोला भैया तुम अपने यहाँ से बेसमेंट उठा लो, मुझे यहाँ पे तुम्हारा बेसमेंट नहीं चाहिए। अब जब यहाँ से उसने अपना बेसमेंट उठाया तो नेपाल भी इसमें से फ्री हो गया। अब यहाँ पे देखने वाली बात थी, अमेरिका का दुश्मन बन गया इंडिया, अमेरिका का दुश्मन बन गया चाइना, अमेरिका का चाइना रशिया तो ऑलरेडी दुश्मन था। अब नेपाल के जो माओवादी थे वो वहां पे सेटल हो गए और नेपाल से होते हुए ये इंडिया में आए। जो आज के टाइम पे माओवादी देखते हैं जो कि एक नक्सली हैं, तो ये भी हमारे यहाँ पे अपने हक की बात करते हैं। वैसे इनका कोई हक नहीं है, ये तो हिस्ट्री आपको बता दी, ऐसा कोई हक नहीं है इनका नक्सलवादियों का यहाँ पे। तो जो माओवादी जो थे वो नेपाल से होते हुए वो सीधा इंडिया में आ गए। अब यहाँ देखने वाली बात ये निकलती थी कि इंडिया ने जो एलटीटी संगठन को स्टार्टअप किया था तो उनको एंड में खुद ही खत्म कर दिया, बट चाइना ने यही गलती कर दी, कदम वाले काम कर दिए कि यहाँ पे जो उन्होंने माओवादी का जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया था उनको काम खत्म होने के बाद उनको एज इट इज रहने दिया, उनको बिल्कुल भी नहीं उनको कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाई, और यही जो खामियाजा आज हम देखने को मिल रहा है। सो ये कोल्ड वॉर जो थी वो इस तरह से थी कि नियर बाय जो जिसको सपोर्ट करता था वो धीरे धीरे इस तरह से कवर अप करने लग गया। अब जब अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तो अब इंडिया के साथ श्रीलंका से उसका हट गया, अब उसका साथ ही साथ नेपाल से भी अपना एयरबेस हट गया। अब इसके पास ऑप्शन था कि वो अब पाकिस्तान में जाए और पाकिस्तान में जाके उसने एक मिलिट्री बेस सेटअप किया। और फिर इसके आगे और भी बहुत सारी लंबी कहानी है। आई होप आपको इतना तो ये समझ आया होगा। मैं इसका पार्ट 2 जरूर लेके आऊंगा, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में और लाइक में जरूर बताएं मुझे कि आपको ये सारा जो कोल्ड वॉर था 1945 से जो ये शीत युद्ध की बात हुई या अमेरिका और रशिया के बीच में जो वॉर था ये किस तरह से लगा और किस तरह से, आई होप आपको पता चला कि हम्बर टोटा क्या था, किस तरह से ये सब काम होते हैं, तो किस तरह से ये वॉर चलती है। तो आपको नेपाल और श्रीलंका के रेफरेंस के साथ ये चीज समझ आई होगी कि रशिया जो है और अमेरिका जो है किस तरह से छोटे छोटे देशों को यूज करता है और दूसरा देश दूसरे उनके नेबरिंग कंट्री को किस तरह से यूज करके जो है अपने जो है काम से दिखाता है। अर्जन भाईजान और अर्जेंटीना के बीच में भी आपको ये पता होगा। सो नेक्स्ट वीडियो जो हम पार्ट 2 बनाएंगे उसमें आपको बताएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान के बीच में यूएसए ने अमेरिका बेस बनाया और किस तरह से वहां से उसको रिमूव किया गया। सो ऐसी छोटी छोटी वीडियोस और इन्फॉर्मेशन वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता हूँ। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आए, प्रीवियस वीडियोस भी देखना ना भूलें। आई होप आपके लिए काफी हेल्पफुल रहे। टेक केयर और शेयर करना ना भूलें। हाँ याद रखें, शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।